हेलो फ्रेंड्स, मैं वैष्णवी आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं जो इससे पहले कहानी पढ़ा चुकी हूँ, 5 से 6 कहानी मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें आप अवश्य देखें। और साथ ही अभी जो मैं कहानी पढ़ाने वाली हूँ वो है भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित कहानी चीप की दावत। इस कहानी की अगर हम बात करें तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 यानी 1957, ठीक है। और ये जो है पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है, ये कहानी चीप की दावत। और पहला पाठ की अगर हम बात करें तो पहला पाठ कहानी संग्रह जो है उसमें कुल 15 कहानी संकलित है, और उसी के अंतर्गत हमारी चीप की दावत भी कहानी लगी हुई है। और ये जो भीष्म साहनी जो इसके लेखक हैं, तो इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं उसका क्रम भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। NTA 24 में 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाया हुआ है। 2 क्वेश्चन वो ये बनाया था कि इनमें से निम्न में से कौन सी कहानी भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित है, ऐसे पूछा एक ही पेपर में। और दूसरे में क्या बोला कि क्रम यानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार से क्रम में लगाइए। तो चलिए देखते हैं। भीष्म साहनी जी का जन्म हुआ था 1915 में और इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। इनका कहानी है भाग्य रेखा जो 1953 में आई थी। उसके बाद है पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988 और डायन 1998। ठीक है, ये कहानी जो है ना भीष्म साहनी की जो कहानी का क्रम दिया है बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखेंगे। और चलिए अब मैं कहानी पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आज इसमें पात्रों की अगर हम बात करें तो पात्र मुख्य रूप से हैं मिस्टर सामनाथ हैं, सामनाथ की पत्नी हैं और सामनाथ की माँ हैं, और साथ ही जो चीफ आए हुए हैं अमेरिका से वो भी हैं। देखिए, आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले कि माँ का क्या होगा। यानी ये दोनों जो है पति पत्नी, सामनाथ और सामनाथ की जो पत्नी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो जो चीफ इनके यहाँ आने वाले हैं तो ये अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और जो भी फालतू सामान है उसको अलमारी के पीछे मतलब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच सामनाथ को ये ख्याल आती है कि चलो सामान तो मैंने छिपा दिए, पर माँ का क्या होगा। श्रीमती का काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे और कल आ जाए। तो इसकी पत्नी जो है, सामनाथ की पत्नी, वो बोलती है कि इनकी जो सहेली है ना, माँ की सहेली, उनके पास इनको भेज दो और रात भर वहीं ठहर जाएंगी और कल सुबह आ जाएंगी। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती की चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निबट ले। तो ये जो थी ना, मतलब माँ की जो सहेली थी उसकी पीछे, तो वो जो है ना इनके यहाँ आती जाती थी। तो सामनाथ को लग रहा है कि यार इतने दिनों से उनका आना जाना बंद हो गया है, तो अगर ये फिर एक बार चली जाएगी तो उनका आना जाना फिर से हमारे घर में शुरू हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, माँ को वहाँ नहीं भेजेंगे। अगर चीफ जो 8 बजे आने वाले हैं तो ऐसा करता हूँ कि माँ को पहले ही बोलूँगा कि खा पी के वो तैयार हो जाए, अपने बैठक में जाके सो जाए।
सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। यानी इन लोगों को अब ये भी चिंता होने लगी कि बूढ़ी माँ है, अगर ये मतलब सो जाएगी और खर्राटे लेने लगेगी तो सब बाहर तक आवाज़ आएंगे जहाँ पे चीफ बैठ करके खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तुमको ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली या भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये पंक्ति जो है सामनाथ की है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वह तुम माँ बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, तो 7:30 और 8 दोनों समय को ध्यान में रखेंगे। इसी टाइम चीफ आने वाले हैं, यानी मेहमान। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम सो जानते हो कि मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। यानी चीफ जो आने वाले थे तो सामनाथ के घर में जो है वो मांस मछली बनी हुई थी, और इसकी माँ जो थी वो मांस मछली खाती नहीं थी, तो इसलिए ये बोल रही है कि नहीं आज तो मुझे नहीं खाना है बेटा, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतज़ार तो कम कर दिया, फिर भी उनकी अधेर बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर उनकी स्त्रियां होगी। तो कितने मेहमान आने वाले थे ये भी ध्यान रखेंगे, ये संख्या 8 से 10 मेहमान। और कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूँ नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। नहीं, उसकी माँ जो आके बैठी थी ना कुर्सी पे, तो वो क्या कि दोनों पैर को समेट के ऊपर कर ली। तो वो बोलता है कि नहीं माँ, ऐसे नहीं बैठा जाता, ऐसे तो खाट पे बैठते हैं ना, पैर को नीचे करो। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियों कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले कि तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो। तो ध्यान रखेंगे ये जो सामनाथ थे अपनी माँ को किस रंग के मतलब कि कपड़े पहनने को कहे थे, तो सफ़ेद रंग की। और क्या पहनी थी वो, साड़ी सूट क्या पहनी थी, तो सलवार और कमीज, ये भी ध्यान रखेंगे। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चिप को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झरे हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी, यानी थोड़ी ठीक लग रही थी।
चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। ये पंक्ति जो है मैच द फॉलोइंग में 18 जून वाली जो पेपर हमारी कैंसिल हुई थी उसमें ये पंक्ति पूछा हुआ था। 3 कहानी की और पंक्ति थी और ये एक पंक्ति थी। 4 कहानी का नाम और साथ ही ये चारों पंक्तियों को देकर पूछा था कि मिलान कीजिए कौन सी किस कहानी की पंक्ति है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक्कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ ना, निरा लंगड़ा तो नहीं लौटाया। जितना दया था उससे दोगुना और जितना दिया था उससे दोगुना ले लेना। मेरी जीव जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुँह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद ही नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। मैं ना पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है। तो चीफ जो है वो कैसे थे, तो अमेरिकी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाई वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। वो जो चीफ आए हुए थे उनको क्या पसंद आई थी, तो विस्की उनको पसंद आई थी। और मेम साहब जो उनके साथ आई थी, उनकी पत्नी, उनको पर्दे पसंद आए थे और साथ में सोफ़ा कवर का डिज़ाइन भी पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी, इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और उसके दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज आ रही थी। जब सिर पर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नज़रों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ।
पर कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथी साहब के हाथ में रख दिया। ये भी ध्यान रखेंगे कि माँ जो है साहब के हाथ में कौन सी हाथ आगे बढ़ाई थी, बायां हाथ दायां हाथ, तो बायां हाथ बढ़ाई थी क्योंकि उसके दाएं हाथ में क्या थी, तो माला थी। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, कहो माँ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ की ओर टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्तर अनाड़ा दे। ध्यान रखेंगे कि माँ चीफ को क्या सुनाई थी, तो टप्पे सुनाई थी, और टप्पा कौन सा था, तो 2 पत्तर अनाड़ा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और छीन दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। तो माँ ने एक टप्पा भी सुनाया और साथ ही एक विवाह का गीत भी गाई। वो गीत थी ये कि हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरियाते भागी बढ़िया है। ये गीत भी ध्यान रखेंगे कौन सी कहानी में आई है, तो चीफ की दावत। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। सामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों को भेंट करूंगा जो आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है और औरतें खुद क्या बनाती है। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियां बनाती है। ध्यान रखेंगे कि पंजाबी के जो गाँव में लड़कियां क्या बनाती थी, तो फुलकारी बनाती थी और साथ ही गुड़िया भी बनाती थी। ये NTA का PYQ क्वेश्चन है, वो 23 वाले पेपर में पूछा हुआ है कि जो है चीफ की दावत कहानी में जो है चीफ माँ से क्या चाहता था, तो फुलकारी चाहता था। ये इसका आंसर होता है। ये क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों के लिए दिखाऊंगी। फुलकारी क्या। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। माँ पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पूछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें मूंद बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त
होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर में भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। यानी अब ये जो इसका बेटा है सामनाथ, वो अपनी माँ से मिलने आया है। चीफ जा चुके हैं। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया, यानी गले से मिलने लगा। ये गला मिल लिया ऐसे माँ से। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि मैं क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। तो माँ जो है बेटे से कहाँ भेजने की बात करती है, ये भी ध्यान रखेंगे, हरिद्वार भेजने की बात करती है। सामनाथ का झुमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर भी तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है और मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। मैं तो बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो चुकी है और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी वो भी मैं लेकर आई हूँ। देखिए, चीफ की दावत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957, भीष्म शाहनी जी के द्वारा लिखित थी। पात्र की अगर हम बात करें तो मिस्टर सामनाथ हैं, सामनाथ की पत्नी थी और माँ है, और चीफ हैं जो कि सामनाथ के बॉस थे। और ये कहाँ के थे? तो अमेरिकी थे। मेहमान जो हैं 8 बजे या 7:30 बजे आएंगे। सामनाथ की पंक्ति है कि अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। 8-10 मेहमान आएंगे और देसी अफसर और उनकी स्त्रियां। कितने मेहमान आएंगे ये भी ध्यान रखेंगे। माँ जो है सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने को कहता है अपनी माँ को। माँ बोलती है कि जेबर तुम्हारी पढ़ाई में लगाए। तो और साथ ही माँ जो है चीफ को एक टप्पा गाकर सुनाती है, 2 पत्तर अनाड़ा दे, ये भी ध्यान रखेंगे। और एक विवाह गीत भी सुनाती है, हरियाणी माए हरियाणा बहने हरियाते भागी बढ़िया है। और उनकी स्त्री जो है वो काला गाउन सफ़ेद मोतियों के माले पहने हुई थी, दायां हाथ में माला था, इसलिए वह क्या करती है, अपना बायां हाथ ही चीफ से मिलाती है। और चीफ ने उन्हें क्या कहा था? तो हाउ डू यू डू। पंजाबी घरों में लड़कियां क्या बनाती है? तो फुलकारी और गुड़िया बनाती है। और माँ जो है अपने बेटे से हरिद्वार भेजने की बात की है। तो ये थी उससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ। देखिए, ये है PYQ क्वेश्चन जो कि NTA पूछा हुआ है। क्या है कि माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? कसीदाकारी, जरदोजी, चिकनकारी, फुलकारी। अभी तुरंत में बताई कि फुलकारी होगी इसकी आंसर। देखिए, नेट मार्च 2023 में सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। तो माँ जो है क्या बना कर देना, मतलब चीफ क्या चाहते थे माँ से कि वो फुलकारी बना कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही अगली क्वेश्चन देखिए क्या है। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन कौन सी पंक्तियाँ जो हैं वो चीफ की दावत कहानी पे
सत्य है, ये बताना है। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार है। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त है। नहीं भाई, हार्दिक सम्मान कहाँ व्यक्त किया गया है, वो तो मतलब तरक्की के लिए ना ऐसा कर रहा, तो दूसरा पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, उसके बाद है कि मध्य वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, बिल्कुल सही है। माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चौथा पॉइंट भी हमारा गलत है, यानी फोर्थ जहाँ है वो नहीं होगी। तो बचा क्या हमारा, फिर क्या है पांचवा पॉइंट कि निम्न मध्य वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण है। तो 5 हो गया सही, 3 हो गया सही, और साथ ही 1, 3, 5, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया डी, ये जो है सही है। व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का भी प्रतिकार करती है, साथ ही मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और